मॉर्निंग बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन कंप्लीट किया था बेटा। आइए उसी की अगली यूनिट पर चलते हैं या अगली टॉपिक पर चलते हैं, अगली हेडिंग पर चलते हैं। इट इज कैटालिसिस। कैटालिसिस टर्म को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था बर्जीलियस ने। बहुत कॉमन सा वर्ड है कैटालिस्ट। ढेर सारी रिएक्शंस आप पढ़ते थे, उनमें कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते थे। ये क्या करता था अभी सीखते हैं। यदि हमें एथिलीन को एथेन में हाइड्रोजिनेट करना था तो हाइड्रोजन के साथ हम निकिल को, प्लेटिनम को, पैलेडियम को, रोडियम को, इन सब को इस्तेमाल किया करते थे और हाइड्रोजन का एल्कीन पर एडिशन किया करते थे। या याद करिए कांटेक्ट प्रोसेस H2SO4 की, SO2 की रिएक्शन को O2 से करा के SO3 बनाना केवल तभी संभव है जब कोई कैटेलिस्ट हो। विदाउट कैटेलिस्ट हम SO2 को SO3 में कन्वर्ट नहीं कर पाते और वहाँ पर आप कैटेलिस्ट में प्लेटिनम को, वेनेडियम, पेंटा ऑक्साइड को, इन्हें इस्तेमाल करते थे जब कांटेक्ट प्रोसेस आप यूज़ करते थे। इसी तरह से बेटा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होती थी क्या बनाने की, नाइट्रिक एसिड बनाने की, वहाँ भी आप प्लेटिनम को यूज़ करते थे। क्लोरीन बनाने की डीकन प्रोसेस होती थी, आप कॉपर क्लोराइड को यूज़ करते थे। तो कैटेलिस्ट चाहिए होते थे बहुत सारी रिएक्शंस के लिए। एक्चुअली ये कैटेलिस्ट है क्या और ये करता क्या है? तो कहते हैं कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनका थोड़ा सा अमाउंट यदि किसी रिएक्शन में डाल दिया जाए तो ये रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कैटेलाइज कर देते हैं। यानी रिएक्शन को कैसा बना देते हैं, फास्ट बना देते हैं, सूटेबल बना देते हैं। तो इन्हें कहते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट। पर कभी कभी बेटा उल्टा भी हो जाता है। हमने कैटेलिस्ट को रिएक्शन में डाला और उसने रिएक्शन को फास्ट करने की बजाय कैसा कर दिया, बहुत स्लो कर दिया। तो इसे कहते हैं निगेटिव कैटेलिस्ट। ये रिएक्शन को रोक भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए इंडिया क्रिकेट खेल रही थी, ठीक है, मैच जीतना था, रन ज़्यादा बनाने थे, हमने कोहली को उतार दिया। तो कोहली किसका काम करेगा, कैटेलिस्ट का। पूरी टीम में जोश आ जाएगा, एकदम से सब एक्टिव हो जाएंगे, फास्ट रिएक्शन शुरू हो जाएगी, तेज़ी से रन बनने लगेंगे। तो किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट का। सपोज करिए अब अपने कोहली की जगह पता चला किसी ऐसे बैट्समैन को उतार दिया जो खेल ही नहीं पाता है ढंग से, कुलदीप यादव को उतार दिया। तो पता चला वो ना तो रन बना पा रहा है ना कुछ कर पा रहा। तो पूरी टीम कहेगी इससे वैसे भी नहीं, तो पूरी टीम कैसी हो जाएगी, डल, फिर वो जीत नहीं पाएंगे। तो वो कुलदीप यादव क्या बन गया, निगेटिव कैटेलिस्ट। कुछ बात समझ में आई? तो कैटेलिस्ट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसकी केवल प्रेजेंस, थोड़ा सा अमाउंट आपके रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी से घटा दे या बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटेलिस्ट। उसे हम नाम देते हैं कैटेलिस्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ही लिख देते हैं, व्हाट इज कैटेलिस्ट। तो हम ऐसे बोलते हैं बेटा, वो सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस whose small amount या स्मॉल क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिसकी थोड़ी सी प्रेजेंस केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर दे, या तो इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, एंड it remains unaffected and it remains unaffected itself, यानी उसमें कोई चेंज ना हो। उसका जितना मास आपने पहले लिया था उतना ही मास, उतनी ही क्वांटिटी, उतना ही अमाउंट आपको मिल जाना चाहिए। तो इस सब्सटेंस को नाम दे दिया जाता है कैटेलिस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइए समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ट्वाइस SO2 प्लस O2, ये रिएक्शन विदाउट कैटेलिस्ट नहीं हो सकती थी। तो मैंने यहाँ पर प्लेटिनम को या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को यूज किया एज अ कैटेलिस्ट, तब कहीं जाके हमें मिली ट्वाइस SO3। या इसी तरह से एक और रिएक्शन देखना चाहते हैं, सपोज करिए हम, तो उसने हमें रिएक्शन दी है ये ट्वाइस KClO3। हम इसे करते हैं हीट। जब बेटा हम इसे गर्म करते हैं तो ये हमें देता है ट्वाइस KCl प्लस 3O2।
हम देखते हैं कि रिएक्शन हायर टेम्परेचर पर धीरे धीरे हो रही थी, तो मैंने इसमें क्या किया, एक सब्सटेंस ऐड कर दिया थोड़ा सा। कौन मिला दिया? MnO2। तो इसने एकदम से रिएक्शन को फास्ट कर दिया। तो ये किसका काम कर रहा है? कैटेलिस्ट का। ये किसका काम कर रहा है? प्लेटिनम या वेनेडियम? कैटेलिस्ट का। तो ये होते हैं एक्चुअली कैटेलिस्ट, जो एकदम से हमारी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, कभी कभी घटा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घटा नहीं सकते, अभी मिलूंगा घटाने वालों से भी। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? तो कैटेलिस्ट क्या है? वो सब्सटेंस जिसका स्मॉल अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट रिमेन्स अनअफेक्टेड इटसेल्फ। ये खुद अनअफेक्टेड रहता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, इस कॉल्ड कैटेलिस्ट। इसे कहा जाता है कैटेलिस्ट। क्लियर है बेटा इतनी बात? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी कैटेलिस्ट में, एक आध बातें जानते हैं इस कैटेलिस्ट के बारे में। सबसे पहले कैटेलिस्ट जो होता है ना बेटा, वो किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। रिएक्शन चल रही है अपना, कैटेलिस्ट केवल आके उसके रेट को अफेक्ट कर सकता है, यानी उसे फास्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन के बीच के स्टेप को ये अफेक्ट करता है। इसका मतलब इट कैन पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर बाद में वैसा ही वापस मिल जाना चाहिए। तो याद रखिए, जो कैटेलिस्ट है नेवर इनिशिएट या स्टार्ट कह सकते हैं, इनिशिएट ए रिएक्शन। ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, बट इट कैन पार्टिसिपेट, पर ये पार्टिसिपेट कर सकता है। इट कैन पार्टिसिपेट इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में नहीं कर रहा है, पर उसकी मैकेनिज्म में कर रहा है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन लीजिए, यानी मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी वगैरह पे कोई खास फर्क नहीं डालता। तो ये कहा जाता है कि इट डज नॉट अफेक्ट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन या डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। कैटेलिस्ट के मिलाने से डेल्टा एच पर, डेल्टा एस पर या डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसी थी वैसी ही रहती हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन हमने सुना है कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट होता है तो लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। पर ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? लोअर कर देता है। कब? जब ये कैसा कैटेलिस्ट होता है? पॉजिटिव कैटेलिस्ट। यदि यही नेगेटिव कैटेलिस्ट हो जाएगा बेटा, तो ये इंक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। और आपको पता है बेटा कि यदि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते कहते हैं एवरी कैटेलिस्ट, हर कैटेलिस्ट have maximum activity at a particular temperature, called its optimum temperature। वो इसका क्या कहलाता है बेटा? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। तो कह रहे हैं कि कोई भी कैटेलिस्ट लीजिए, रिएक्टिव तो है ही, काम तो कर ही रहा है, पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी एक्टिविटी बहुत हाई होती है और उस टेम्परेचर को उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे याद करिए, हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्शन में एंजाइम कैटेलिस्ट यूज करते हैं, याद है ना? तो वो एंजाइम कैटेलिस्ट एक डेफिनेट पीएच जो 5 और 7 के बीच में होनी चाहिए और एक डेफिनेट रेंज ऑफ टेम्परेचर जो 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, उस टेम्परेचर पर इफेक्टिवली काम करते हैं। हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर उनकी एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वो जो टेम्परेचर है
पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी भी कैटेलिस्ट का जिस पर उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है बेटा, उसी टेम्परेचर को नाम दिया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द कैटेलिस्ट, या हम कह देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो ये कुछ कैटेलिस्ट के बारे में मैंने आपको बातें बताई। आइए थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं कि हम लोग क्या देख के आए हैं बेटा। हम लोग ये देख के आए हैं कि कैटेलिस्ट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसका थोड़ा सा अमाउंट किसी रिएक्शन में डाल दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर देता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, खुद अनअफेक्टेड रहता है। लेकिन ये कैटेलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता पर उसकी मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। इट डज नॉट अफेक्ट द डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ये इसमें कोई चेंज नहीं करता। ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है यदि ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कहते हैं हर कैटेलिस्ट एक डेफिनिट टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी रखता है और वो टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अब आइए इस कैटेलिस्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हम इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में और उसमें पहले नंबर पर आता है ए, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट। कहते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या होते हैं? कहते हैं दे always increase the rate of reaction और decrease the energy of activation। ये हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा? बढ़ाते हैं और डिक्रीज कर देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि मुझे एथिलीन की रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन के साथ तो हम यहाँ पर किसे ले लेते हैं बेटा? निकेल को ले सकते हैं, पैलेडियम को ले सकते हैं, प्लेटिनम को ले सकते हैं। और ये एक टेम्परेचर है जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर निकेल मैंने कहा। अब ये रिएक्शन कराएगा बेटा और क्या बना देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या कहलाएगा? निकेल एक पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहलाएगा। इसे कहते हैं सेबाटिये-सेंड्रेंस मेथड या हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। इसी तरीके से और एक आध रिएक्शन मैं आपके लिए लिख देता हूँ बेटा, बिल्कुल जैसे मैंने ये लिखी है ऐसी एक रिएक्शन में और आपके लिए लिख देता हूं जो कैटेलाइज हो रही है, अभी लिखी थी ट्वाइस KClO3। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए आपने इसमें MnO2 डाल दिया था तो आपको मिल रहा था ट्वाइस KCl + 3O2। क्लियर? इसी तरह से बेटा यदि मेरे पास HCl है और मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहा हूं तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं CuCl2 कैटेलिस्ट को, तो यह आपको देता है क्लोरीन + ट्वाइस H2O। ये क्लोरीन बनाने की शायद कभी नाम सुना हो, इट इज कॉल्ड डीकन प्रोसेस। डीकन प्रोसेस, क्लोरीन बनाने की डीकन प्रोसेस होती है। तो ये सारे कैटेलिस्ट जो बोर्ड पर लिखे हैं बेटा, ये कैसे कैटेलिस्ट होते हैं? पॉजिटिव कैटेलिस्ट होते हैं। ये हमेशा रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव कैटेलिस्ट के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। इन्हें बोलते हैं अपन नेगेटिव कैटेलिस्ट। कौन से कैटेलिस्ट बेटा? BPI। दीज आर नेगेटिव कैटेलिस्ट। इससे मिलते हैं। नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं? they decrease the rate of reaction always। ये हमेशा रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं बेटा? स्लो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान सा देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अनस्टेबल लिक्विड होता है जो तुरंत खुलते ही टूट जाता है वाटर और ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और एल्कली मेटल ऑक्साइड्स या एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन सब्सटेंसेस इस डिकम्पोजिशन के रेट को बढ़ाते हैं, यानी पॉजिटिव कैटेलिस्ट होते हैं। लेकिन यदि हम इसी में थोड़ा सा क्या डाल दें? ग्लिसरॉल डाल दें। क्या डाल दें बेटा? ग्लिसरॉल। या ग्लिसरॉल नहीं है तो आप H3PO3 डाल दीजिए, सॉरी PO4 डाल दीजिए। ये भी नहीं है तो थोड़ा एसीटेनिलाइड डाल दीजिए। ये सारे के सारे इस रिएक्शन के लिए किसका काम करते हैं? नेगेटिव कैटेलिस्ट। एसिटाइलाइड तो याद होगा ना, ये होता था बेटा एनिलीन, याद है? इसकी रिएक्शन कराते थे कंसूल की CH3COCl से, तो ये बनता था फिनाइल एसिटामाइड या एसिटेनिलाइड।
तो ये कैसे कैटेलिस्ट हैं इस रिएक्शन के लिए? द एक्ट्स एज नेगेटिव कैटेलिस्ट, या ऐसी ही एक रिएक्शन आप याद करिए क्लोरोफॉर्म में पढ़ी थी आपने, CHCl3, इसके साथ सनलाइट की प्रेजेंस में पॉइजनस गैस COCl2 प्लस ट्वाइस HCl बनाती है। यदि आप चाहते हैं कि ये ना बने तो आप इसमें एक नेगेटिव कैटेलिस्ट डाल दीजिए, और वो नेगेटिव कैटेलिस्ट यहाँ कौन होता था? एथिल एल्कोहल, जो फॉस्जीन बनने से रोकता था। तो ये जो कैटेलिस्ट यहाँ पर हमने यूज किए हैं, ग्लिसरॉल को, H3PO4, एसिटेनिलाइड या एल्कोहल, ये सब कैसे कैटेलिस्ट हैं? नेगेटिव कैटेलिस्ट है बेटा इन रिएक्शंस के लिए। क्या समझ में आया? तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएं, नेगेटिव कैटेलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को कम कर दें, स्लो डाउन कर दें, उन्हें कहते हैं नेगेटिव कैटेलिस्ट। चलिए तीसरे पर आते हैं। नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तीसरे पर आते हैं। अब बात करते हैं इसकी, इसे बोलते हैं ऑटो कैटेलिस्ट। ऑटो यानी अपने आप। तो कहते हैं ऑटो कैटेलिस्ट में खास बात, कहते हैं व्हेन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, any of the product works या acts as catalyst itself in the reaction, तो इसे कह देते हैं ऑटो कैटेलिसिस। यानी जब हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ें, ये रहा, तो एसिडिक मीडियम में ये आराम से हो जाता है। पर सपोज करिए हमारे पास एसिडिक मीडियम नहीं, तो रिएक्शन बहुत स्लो शुरू होगी। जैसे स्लो शुरू हुई तो बनेगा एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल। पर जैसे ही एसिटिक एसिड बना बेटा, ध्यान से देखिए, जैसे ही एसिटिक एसिड बना, मीडियम एसिडिक हो गया, तो ये तुरंत काम करेगा किसका? ऑटो कैटेलिस्ट का, और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। तो इसे कहते हैं ऑटो कैटेलिस्ट। और एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास KMnO4 है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, हम इसकी रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड से कराते हैं, COOH का होल ट्वाइस। ठीक, प्रेजेंस ले लेते हैं H2SO4। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं सुनिए, एक बनता है MnSO4, प्लस बनता है K2SO4, प्लस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बनता है H2। ये रिएक्शन, ठीक। तो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, चलिए जितना कर दिया उतना लिख देता हूँ, ट्वाइस है बस, काफ़ी है इतना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब तक MnSO4 नहीं बना था तब तक रिएक्शन स्लो थी, पर जैसे ही ये बना रिएक्शन अपने आप फास्ट हो गई। तो यहाँ MnSO4 किसका काम कर रहा है? ऑटो कैटेलिस्ट का काम करता है। और ये ऑटो कैटेलिस्ट बेटा एकदम से रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं? हाई कर देते हैं। अब जरा देखना, ये रिएक्शन के रेट को यदि बढ़ा रहे हैं तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ खींच के दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका है रेट ऑफ रिएक्शन, और ये एज यूजुअल हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स जिन्हें हम बोल देते हैं। यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सिंपल सी भाषा, कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए अपन रिएक्शन शुरू करते हैं। तो जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है? बहुत कम है, यहाँ पे कहीं, अब 0 मान सकते हैं, है। रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हुई, बहुत ही स्लोली स्टार्ट हुई, रेट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिएगा। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट कैटेलिस्ट बना, एकदम से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। और लीजिए, अब तुम सोच रहे होगे सर यहां से और यहां तक तो धीरे धीरे बढ़ा है, स्लोली। कैसे बढ़ रहा है? बहुत स्लो। और एकदम से हो गया है फास्ट, तेजी से। और यहां पे आके हो गया है कांस्टेंट, यानी ये वो पॉइंट है जहां रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इट इज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से एकदम से रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बढ़ा रहा है? प्रोडक्ट बढ़ा देता है, मैंने बाहर से कुछ नहीं मिलाया। तो इस तरह से मिलता है आपको रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ समझ में आया? तो ये जो फिगर यहां मैंने बनाया है बेटा, ये फिगर किसके लिए बनाया है? ऑटो कैटेलिसिस के लिए। क्या समझ में आई है बेटा इतनी बात? हटा दो, मैं इसे हटा दो।
चलिए, तो ये था ऑटो कैटालिसिस। ऑटो के बाद आइए अगली हेडिंग पर चलते हैं, डी। इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। इंड्यूस्ड कैटालिसिस। व्हाट इज इंड्यूस्ड कैटालिसिस? आइए इसे समझते हैं। हम एक रिएक्शन कराना चाहते थे, ध्यान से देखिएगा, Na3ASO3 की, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनाना चाहते थे? Na3ASO4। हमने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ मिलाया, पर रिएक्शन हुई नहीं, रिएक्शन ही नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया, इसके पैरेलल एक दूसरी रिएक्शन शुरू कर दी। कौन सी? ये Na2SO3 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस Na2SO4। मैंने कहा सोडियम सल्फेट ही बनाया जाए। जब मैंने नीचे वाली रिएक्शन शुरू की साथ साथ, तो मैंने देखा कि वो जो ऊपर वाली रिएक्शन नहीं हो रही थी, मुझे वो भी प्रोडक्ट मिलने लगा। यानी इस वाली रिएक्शन ने ऊपर वाली रिएक्शन को भी कैटेलाइज करा दिया। तो दोनों रिएक्शन साथ साथ होनी शुरू हो गई। तो कहते हैं जब कोई एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज कर दे, तो इसे बोला जाता है इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। क्या बोला मैंने? व्हेन ए रिएक्शन कैटेलाइज another reaction which does not takes place singly या alone, जो अकेले नहीं हो रही थी पर दूसरी रिएक्शन के आते ही होने लगी, तो ये कहलाता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंड्यूस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका पिक्चर देखने का मन है, चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे, छोड़ो, होता ना, पिक्चर आई है नई सलमान खान की और देख के आते हैं, खुद से सोच रहे हैं छोड़ो यार, हटाओ, कौन जाए सिनेमा हॉल तक, अकेले बोर हो जाएंगे। बैठ गए, पिक्चर अच्छी है, देख लें, बहुत दिन से मूवी देखी भी नहीं, छोड़ो हटाओ। इतनी देर में एक फ्रेंड आ गया या आ गई, बोली पिक्चर देखने चलोगे? अब चलते हैं ना, अच्छी पिक्चर है। तो उसने तुम्हें क्या किया? इंड्यूस्ड किया। चलो, चाहते तुम भी थे, ये रिएक्शन होना चाहती थी, हो नहीं रही थी, उसने इंड्यूस कर दिया, हो गई। तो उसने इंड्यूस किया, चलते हैं, चलते, चलो 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 चलो, उठो उठो यार, तैयार किया, चले गए, मूवी देखिए। तो इसने इसको क्या किया? इंड्यूस किया, चलो पिक्चर देखने आते हैं। तो इसने इसको इंड्यूस किया, रिएक्शन करो करो करो, तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो गई है। तो इसे कहते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सुधार देता हूँ, ये Na2S2O3, कलर बदल देते हैं, Na2SO3। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? इंड्यूस्ड कैटालिसिस क्या होता है? तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको पहले दो और कैटालिसिस की प्रोसेस से मिलाता हूं। एक जिसे कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। व्हाट इज होमोजीनियस कैटालिसिस? तो कहता क्या है, यदि किसी रिएक्शन में व्हेन उसके रिएक्टेंट्स कॉमा प्रोडक्ट्स एंड कैटेलिस्ट तीनों के तीनों आर इन सेम फेज, यदि वो तीनों सेम फेज में हैं तो हम उसे बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। हालांकि कहा यह जाता है कि प्रोडक्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होता है, तो यदि ये प्रोडक्ट है तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन है तो ज़्यादा अच्छी बात है। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इन रिएक्शंस। जैसे लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करा के ट्वाइस SO3 गैस बनाते हैं। अब मुझे ऐसा कैटेलिस्ट चाहिए जो खुद भी गैस होता हो, और ऐसा कैटेलिस्ट यहाँ इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो खुद भी गैस होता है। क्लियर? या सपोज करिए कि हम एथिलीन का हाइड्रोजनेशन कराना चाहते हैं, कोई एल्कीन है,
हम हाइड्रोजन का एडिशन कराना चाहते हैं। दोनों गैसेस हैं। अब मैं यहाँ पर निकिल तो ले नहीं सकता बेटा, क्योंकि निकिल क्या है, सॉलिड है। तो हम यहाँ कैटेलिस्ट यूज करते थे, विल्किंसन कैटेलिस्ट। ये गैस होता था और ये बना देता था क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो सेम फेज में है, देखिए सब गैसेस हैं, ये भी गैस, ये भी गैस, विल्किंसन कैटेलिस्ट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस। अब दिमाग में आता है सर ये विल्किंसन कैटेलिस्ट होता क्या है, ये तो बता दीजिए। तो आइए विल्किंसन कैटेलिस्ट याद करिए क्या होता था, याद है, PH3P ट्राई फिनाइल फॉस्फीन रोहोडियम क्लोराइड, इसे कहते थे हम लोग विल्किंसन कैटेलिस्ट। कुछ समझ में आया? तो ये होमोजीनियस कैटेलिसिस होता है जब रिएक्टेंट, कैटेलिस्ट, प्रोडक्ट सब आपको किस फेज में दिख रहा है बेटा, सेम फेज में नजर आ रहा है। इसी को होमोजीनियस से हम बोल देते हैं हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। चल भाई, होमो से हेट्रो बना दिया तो क्या चेंज आ जाएगा, कहते हैं व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटेलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, यानी ये सेम फेज में ना हो, ऐसे भी कह सकते हैं। बट द मीन ऑफ डिफरेंट फेज, अब ये डिफरेंट फेज का मतलब क्या है, आइए जो रिएक्शन अभी हमने ऊपर लिखी उन्हीं रिएक्शन को दोबारा से लिख के दिखाता हूं। जैसे ट्वाइस SO2 गैस थी, आपने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन गैस के साथ और आपने क्या बना दिया बेटा यहाँ पर, ट्वाइस SO3 गैस। तो आप कैटेलिस्ट यूज करिए, पर ऐसा यूज करिए जो गैस ना हो, जैसे प्लेटिनम यूज करिए सॉलिड होता है, या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज करिए सॉलिड होता है। तो फेज अलग हो गया, याद है ना, इसी को तो बोलते थे हम लोग क्या, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किसके लिए, H2SO4 बनाने के लिए। इसी तरह से भी रिएक्शन लिखी थी हमने, फिर से लिख देते हैं। एथिलीन क्या है, गैस, रिएक्शन कराई हाइड्रोजन, क्या है, गैस, प्रेजेंस ले ली निकिल की, क्या है, सॉलिड, क्या बना दिया, कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। या और देखिए, मैंने यहां अमोनिया ले ली, गैस है, मैंने यहां ऑक्सीजन ले ली बेटा, ये भी गैस है, दोनों गैस है, ठीक। और कैटेलिस्ट ले लिया यहाँ प्लेटिनम, ये सॉलिड है। और रिएक्शन में क्या बनता है, आदि होगा, 4 NO बना, नाइट्रिक ऑक्साइड, और 4 तिया 12, 6 H2O बन गया। लीजिए, तो देखिए ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ठीक है। याद है ना, इस मेथड को बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या नाम है इसका, इट इज ओस्टवाल्ड। क्या बनता है बेटा इससे, नाइट्रिक एसिड, इट्स कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये एग्जांपल किसका है, हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस का। तो हमारे पास दो टाइप क्या है बेटा, एक हेट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस। एक बार दोनों को एक साथ देख लेते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या थे। तो ये रहे आपके सामने दोनों। होमोजीनियस में क्या था, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटेलिस्ट सेम फेज में थे, रिएक्टेंट भी गैस कैटेलिस्ट भी गैस, रिएक्टेंट भी गैस कैटेलिस्ट भी गैस। हेट्रोजीनियस में जब अलग अलग फेज में थे, रिएक्टेंट गैस कैटेलिस्ट सॉलिड, रिएक्टेंट गैस कैटेलिस्ट सॉलिड। कुछ समझ में आया? तो ये कहलाते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दो और टर्म्स की। एक जिसे हम बोलते हैं कैटेलिटिक प्रमोटर्स और दूसरा जिसे हम बोलते हैं कैटेलिटिक पॉइजन। ये क्या होते हैं? चला जा भाई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी। इट इज कैटेलिटिक प्रमोटर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्रमोट करता है किसे? कैटेलिस्ट को। कैटेलिटिक प्रमोटर है क्या? कहते हैं ये वो सब्सटेंस है विच इंक्रीज द एक्टिविटी या इफेक्टिवनेस, एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। ये किसी कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, पर रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं डालता। ये फर्क केवल कैटेलिस्ट पे डालेगा, रिएक्शन पर फर्क नहीं डालेगा। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यदि मैं N2 की रिएक्शन 3H2 से कराऊं, नाम है हेबर प्रोसेस, तो आप यहाँ पर आयरन पाउडर को एज अ कैटेलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा मॉलिब्डेनम या थोड़ा सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला दीजिए। तो ये जो मॉलिब्डेनम है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं वो किसका काम करते हैं? कैटेलिटिक प्रमोटर का काम करते हैं। अब रिएक्शन बना के आपको क्या देगा? ट्वाइस NH3। तो कहते हैं अमोनिया के बनने में मॉलिब्डेनम का कोई काम नहीं है, ये याद रखिए। उसमें Fe का काम है बेटा। मॉलिब्डेनम केवल इस आयरन की कैटेलिटिक पावर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है अभी सिखाता हूं। बढ़ाता है फॉर एग्जाम्पल, समझिएगा समझने के लिए, जैसे क्रिकेट पे ही चलते हैं। विराट कोहली इज कैटेलिस्ट, विराट कोहली कैटेलिस्ट है। अब सोच मैच देखने अनुष्का शर्मा आ जाए तो एकदम से कोहली चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, तुरंत तैयार, बढ़िया, चेहरे पे चमक आ गई, एक्टिविटी बढ़ गई। तो वो अनुष्का शर्मा ने उसकी एक्टिविटी को बढ़ाया। तो अनुष्का शर्मा क्या है? कैटेलिटिक प्रमोटर। पर अनुष्का शर्मा के आने से फर्क किस पे आया? कोहली पे। बाकी टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोहली के सामने जो दूसरा क्रिकेटर बैटिंग कर रहा था उसे क्या लेना देना अनुष्का शर्मा से? तो बाकी टीम को मतलब नहीं है अनुष्का शर्मा से। तो भाभी जी नमस्ते, निकल लिए। पर कोहली थोड़ी कहेगा भाभी जी नमस्ते या मैडम जी नमस्ते और चला जाए, वो तो रुकेगा ना, उसको फर्क पड़ेगा बेटा। तो एकदम से उसकी पावर बढ़ गई, इफेक्टिवनेस बढ़ गई, तो वो प्रमोटर का काम कर रही है। तो वो जो प्रमोटर है वो टीम पे असर नहीं डालती, रिएक्शन पे असर नहीं डालती, वो केवल कैटेलिस्ट को इफेक्टेड करती है। तुम सोचो, तुम क्रिकेट खेल लो और अपनी टीम में सबसे धुआंधार बढ़िया बैट्समैन हो, कुछ खास मन नहीं है, लेकिन हाँ तुमको देख के बाकी टीम को जोश आ रहा है, तुम कैटेलिस्ट हो, तुम्हें देख के जोश आ रहा है, बस तुम खेल पाओ ना खेल पाओ, जोश आ रहा है। जैसे धोनी होता था विकेट कीपर, तो जोश बना रहता था, सही ना। एकदम से तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ जाए तो तुम एक्टिव हो जाओगे। तो गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए किसका काम करेगी? प्रमोटर का। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखकर दूसरा बैट्समैन थोड़े ना अफेक्टेड होगा, उसे क्या लेना देना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए किसका काम कर रही है? कैटेलिटिक प्रमोटर का। बात समझ में आई ना? प्रमोटर्स कौन होते हैं? वो प्रमोटर, जैसे मैं हूं, मैं तुम्हारे लिए किसका काम करूंगा? कैटेलिटिक प्रमोटर का। भाई सेलेक्ट होना प्रोसेस, तुम कैटेलिस्ट हो, मेहनत कर रहा हो, कैटेलाइज कर रहा हो खुद को, मैं तुमसे बुला रहे सेलेक्ट हो जाओगे बेटा, पहले साल में क्या बात करते हो, सिलेक्शन बड़ा आसान होता है, डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूं, तुम्हारी इफेक्टिवनेस, पढ़ाई को बढ़ा रहा हूं, तो मैं कैटेलिटिक प्रमोटर हुआ। बात समझ में आई? आप कैटेलिस्ट हुए, जो पढ़ रहे हैं, प्रोसेस चल रही है, वो केमिकल रिएक्शन है, वो जो सिलेक्शन होगा वो रिजल्ट है, प्रोडक्ट है आपका। चलिए आइए, तो समझ गए होंगे ना कैटेलिटिक प्रमोटर्स किसे कहते हैं बेटा। जैसे कैटेलिटिक प्रमोटर है, बिल्कुल वैसे ही दूसरा टर्म है यहाँ पे, इट इज कैटेलिटिक पॉइजन। व्हाट इज हियर? इट इज कैटेलिटिक पॉइजन। कैटेलिटिक पॉइजन क्या करता है? सुनना ध्यान से। इट डिक्रीज और डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। ये कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, या उसे एकदम से कम कर देता है। ठीक, तो उसे क्या बोल देते हैं? कैटेलिटिक पॉइजन। आइए जरा कैटेलिटिक पॉइजन को भी देखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कांटेक्ट प्रोसेस में ट्वाइस SO3 प्लस O2 और कैटेलिस्ट ले रहे हैं यहाँ पे प्लेटिनम, ये क्या है बेटा? कैटेलिस्ट, और बना रहे हैं ट्वाइस SO3। कांटेक्ट प्रोसेस की बात चल रही है। तो यहाँ पर यदि कहीं गलती से आर्सेनिक ले लें या आर्सेनिक ऑक्साइड ले लें, AS2O3 पाउडर ले लें, ये आर्सेनिक या आर्सेनिक ऑक्साइड किसका काम करते हैं? ये कैटेलिटिक पॉइजन का काम करते हैं बेटा। इसके लिए कैटेलिटिक, इसकी इफेक्टिवनेस को खत्म कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, रिएक्शन को रोक देते हैं। तो ये पॉइजन। अब सोचना पॉइजन कौन है, ठीक है, फिर से समझना। अपने से शुरू करता हूँ, जहाँ खत्म किया था। मैं प्रमोटर था, मैंने तो उसका पढ़ो पढ़ो सेलेक्ट हो गए। अब तुम्हारे रूम में 3 साल से तैयारी करने वाला तुम्हारा सीनियर, सिलेक्शन होता ही नहीं बेटा, 1-2 साल लगे रहो। अरे कहाँ लगे आओ, चलो पिक्चर देख के आते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला इस साल, पहला साल है तुम्हारा। वो पॉइजन है, वो तुम्हारे रेट को स्लो कर रहा है, वो चाहता है तुम ना पढ़ो, प्रोसेस धीमी होगी, तुम्हारी एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है, तुम्हें डिप्रेशन दे रहा है, वो तुम्हारे लिए कैटेलिटिक पॉइजन है। ठीक है, या जैसे क्रिकेट खेल रहे थे, वैसे ही मन कम था, खेल रहे थे थोड़ा बहुत, और गर्लफ्रेंड का बाप आ गया मैदान में, तो गर्लफ्रेंड के बाप को देख के जो रही सही खेलने की हिम्मत थी वो भी खत्म। तो गर्लफ्रेंड का बाप क्या हो गया? पॉइजन। गर्लफ्रेंड प्रमोटर, बाप पॉइजन।
समझ में यार, सीरियस मत लो, बस समझने के लिए समझो। तो मैं प्रमोटर, तुम्हारा दोस्त जो तुमसे कह रहा है पहले साल से रिएक्शन नहीं होगा, वो पॉइजन। क्लियर है बेटा? तो पॉइजन कैटेलिस्ट को अफेक्ट करेगा, ये भी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा। वो अलग बात है कि इसके कारण कैटेलिस्ट खराब तो रिएक्शन खराब। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आध। जैसे फॉर एग्जाम्पल याद करिए, कैटेलिटिक पॉइजन में हम लोग एक रिएक्शन पढ़ा करते थे। सपोज करिए CH3H CH, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सुधार रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं। एक रिएक्शन पढ़ा करते थे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, और इसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराते हैं हम लोग, ठीक है। और कैसे कराते हैं ध्यान से देखना। किसकी प्रेजेंस लेते हैं? पैलेडियम की, साथ में बेरियम सल्फेट। तो पैलेडियम है आपका सॉरी, पैलेडियम है आपका कैटेलिस्ट। इस रिएक्शन को कराएगा, हाइड्रोजन जोड़ेगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन जोड़ेगा तो आपको मिलेगा बेटा CH3, और दोनों एक सेम साइड जुड़ते थे, याद है ना, सिस एडिशन होता था। तो सेम साइड जुड़ेंगे तो एक साइड जोड़ दिए, सिस एडिशन, याद है ये। लेकिन पैलेडियम तो दोनों को जोड़ देगा ना, सारे बॉन्ड हटा देगा क्योंकि हाइड्रोजनेशन है। तो मैंने बेरियम सल्फेट को लिया है, ये किसका काम कर रहा है? इस कैटेलिस्ट के लिए एक माइल्ड पॉइजन का। किसका काम कर रहा है? पॉइजन का। इसी में आप थोड़ा सा क्यूनोलिन डाल दीजिए और पॉइजनस हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन को आगे जाने से रोकेगा। एक स्टेप के बाद इसकी इफेक्टिवनेस इतनी कम हो जाएगी कि ये रिएक्शन को आगे ले जा ही नहीं पाएगा। तो ये काम करेगा किसका? कैटेलिटिक पॉइजन का। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा कि कैटेलिटिक प्रमोटर कौन है और पॉइजन्स कौन है? चलिए हटा देते हैं। अब कहते सर कैटेलिटिक प्रमोटर्स या कैटेलिटिक पॉइजन्स ऐसा क्या कर देते हैं कि हमारी रिएक्शन का रेट बदल जाता है या एक्टिविटी कम हो जाती है कैटेलिस्ट की या ज़्यादा हो जाती है? तो देखिए दो काम कर सकते हैं। देखिएगा, सुनिएगा, जो कैटेलिटिक प्रमोटर है, कैटेलिटिक प्रमोटर ये क्या करता है? जो लैटिस स्पेसिंग है सॉलिड की, लैटिस स्पेसिंग इंक्रीज कर देता है। उससे क्या होता है समझने दो। समझने के लिए जैसे सपोज करिए हमारे पास ये कैटेलिस्ट था, कौन? आयरन, 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 देखते रहिए, आयरन, 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 ठीक। ये इसकी एक्टिव साइट्स है जो फ्री, ठीक। और इन्हीं एक्टिव साइट्स पर हम किसे जोड़ देते थे? सपोज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस पे आके ऐसे जुड़ गई, एड्सॉर्ब हो जाती थी, ठीक है ना। तो थोड़ी स्ट्रेंड हो जाती थी, थोड़ी स्ट्रेस आ जाती थी, इसके बॉन्ड में वीक होता था, इसीलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती थी। पर यदि मैंने इसी में प्रमोटर के नाम पे मॉलिब्डेनम डाल दिया, सपोज करिए, क्या डाल दिया? मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम करता क्या है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, ये जो Fe था, मॉलिब्डेनम का कलर बदल देते हैं, जरा थोड़ा अलग सा कलर दिखाते हैं जो नजर आए। तो मॉलिब्डेनम डाल दिया, मैं मॉलिब्डेनम को ले लेता हूँ येलो कलर से, ये मॉलिब्डेनम डाल दिया। तो ये मॉलिब्डेनम क्या करता है? ध्यान से देखना, ये जो Fe है, ये जो Fe है, ये जो Fe है और ये जो Fe है, अच्छा तीन थे, एक और है, ये जो Fe है और ये जो Fe, इनकी बीच की स्पेसिंग बढ़ा देता है। कौन सी स्पेसिंग बेटा? ये वाली। ये जो स्पेस था ना इनके बीच में, स्पेस, इनके बीच की डिस्टेंस, इसको देख इसने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया देखते हैं सर, क्यों बढ़ा दिया और कैसे बढ़ा दिया? 2 मिनट में सिखाता हूं। चल कैसे बढ़ा दिया देखना। ये मॉलिब्डेनम आ गया एक्चुअली इसके बीच, और जब बीच में आया तो इसने इसको खिसका दिया। और बेटा जब खिसका दिया तो सोच, अब जब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी तो उसका बॉन्ड कितना बड़ा हो जाएगा? स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये स्पेसिंग क्या हो गई है? इंक्रीज द स्पेसिंग, जिससे स्ट्रेन बढ़ गई है, बॉन्ड बहुत वीक हो गया है और तेजी से टूटेगा, रिएक्शन और तेजी से होगी। तो इस तरीके से प्रमोटर वर्क करते हैं। क्लियर है? एक काम और कर देते हैं, इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं प्रमोटर्स, ये तो मैंने एक बताया, एक काम और कर सकते हैं। ये जो प्रमोटर है कैन इट इंक्रीज द पीक्स
पीक समझते हैं कौन होते हैं बेटा, एक मिनट। पीक्स जानते हैं कौन होते हैं, ये इन पीक्स को बढ़ा देता है, एंड क्रैक्स, और बीच बीच में क्रैक्स डाल देता है, क्रैक्स बढ़ा देता है इन कैटेलिस्ट। इससे क्या होगा, यदि पीक्स बढ़ जाएंगे तो इस पर एडजॉर्ब होने वाली गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे बीच में, फ्री वैलेंसी बढ़ जाएंगी, अमाउंट और ज्यादा एडजॉर्ब होगा। जितना अमाउंट ज्यादा एडजॉर्ब होगा उतनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से दो काम कर सकते हैं, इट इंक्रीज द पीक्स एंड क्रैक्स इन कैटेलिस्ट, ये कैटेलिस्ट से पीक्स एंड क्रैक्स को बढ़ा सकते हैं, या लेटिस स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है मॉलिक्यूल में, और जब स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा खींचेंगे, वो अनस्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बेटा हमारे जो कैटेलिटिक प्रमोटर्स होते हैं वो काम करते हैं। कहते सर पॉइजन क्या करते हैं, पॉइजन बेटा इन्हीं एक्टिव साइट्स को, ये जो एक्टिव साइट्स आपको नजर आ रही थी ना ऊपर की फ्री वैलेंसी जैसी, जिन्हें पीक्स कह रहे थे, इनको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। जब ये ढक जाएंगी, कवर हो जाएंगी, तो आने वाला मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, तो वो उसकी इफेक्टिवनेस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा, कैटेलिटिक प्रमोटर क्या है, कैटेलिटिक पॉइजन्स क्या है? कहीं इतने में कोई डाउट हो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले थ्योरीज की ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कैटेलिस्ट, फिर मैं आपको कुछ और चीजों से मिलाऊंगा। चलिए, दो थ्योरी होती है, पहले नंबर पर आ जाए, इट इज एडजॉर्प्शन थ्योरी। ऑफ कैटेलिस्ट। देखिए एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटेलिस्ट क्या कहती है, जैसे आपके एनसीईआरटी में बना है, मैं वैसे ही समझाता हूं। सपोज करिए ये आपका कोई कैटेलिस्ट है, जैसे मैंने आयरन लिया था बस उसी टाइप से, ये कोई कैटेलिस्ट है, आप ऐसे बिल्कुल आयरन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये आपका कोई कैटेलिस्ट है। ठीक, हम एक रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ये कैटेलिस्ट है ए और बी के बीच में, ए प्लस बी, और ये आपका क्या है बेटा, CAT, कैट माने कैटेलिस्ट। ठीक, तो पहली स्टेप में क्या होता है, ये जो कैटेलिस्ट है आपका, इतने से ही काम चला लेते हैं पोर्शन से, इतना बड़ा नहीं ले रहा, क्यों टाइम खराब करो, हटा ही देता हूं थोड़ा सा बस। ठीक है, कैटेलिस्ट, थोड़ी जगह मिल गई है तो इनको भी शिफ्ट ही कर देता हूं, प्लस A प्लस B। चलिए इस रिएक्शन को हम कर रहे हैं, तो पहली स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका कैटेलिस्ट था ये रहा, ये A को B को एडजॉर्ब कर लेता है ऐसे करके अपनी सरफेस पर, यानी ये पहली स्टेप थी, और पहली स्टेप में क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन। और ध्यान से देखिए ये एडजॉर्प्शन केमीजॉर्प्शन नजर आ रहा होगा आपको, बॉन्ड बना लिए उसने, सही ना, तो एडजॉर्प्शन हो गया। अगली स्टेप में क्या होता है, जब हम इसे हीट देते हैं, थोड़ी एनर्जी देते हैं, तो यहाँ A और B के बीच ऐसे करके बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। कैटेलिस्ट, ये O नहीं है भाई, ये कैटेलिस्ट है, और इनके बीच के बॉन्ड्स कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, और एक ऐसी स्टेट बन जाती थी जिसे हम कहते थे, याद करिए, ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिशन स्टेट। ऐसी बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद, देखो यहां तक तो हम आई गए, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद अगली प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं एडजॉर्प्शन के बाद डिजॉर्प्शन। क्या होगा, डिजॉर्प्शन, यानी जो एडजॉर्ब हुआ कैसे, ये तुरंत यहां से ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा एकदम से, क्विकली, फास्टली, और जैसे ही बेटा ये ब्रेक होगा, A और B के बीच बॉन्ड्स बन चुका होगा, और प्लस आपका कैटेलिस्ट वैसा ही वापस आ गया होगा। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस बोर्ड पर आपको नजर आ रही है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसी को कहते हैं बेटा एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटेलिस्ट। क्लियर है?
पहले उसने एडजॉर्ब किया, ट्रांजिशन स्टेट बनाई, फिर डिसॉर्प्शन हो गया, कैटेलिस्ट अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं। ये होती है सेकंड, इट इज इंटरमीडिएट स्टेट थ्योरी या इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है समझिए इसको भी एक बार। जैसे आपकी कोई रिएक्शन हो रही है बेटा, फिर से यही रिएक्शन करा रहा हूँ, A प्लस बी किसकी प्रेजेंस में, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, AB। तो कहता क्या है कि पहले कोई इन दोनों में एक कैटेलिस्ट के साथ मिलके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है। क्या बन गया, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है। और ये जो इंटरमीडिएट बना है, अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट आपको मिला है AC, इस पर आपका दूसरा वाला जो रिएक्टेंट था B, वो अटैक कर देता है और A से जुड़ के बना लेता है B। और ये देखिए आपका कैटेलिस्ट जैसा आपने लिया था वैसे ही आपको यहाँ पे वापस मिल जाता है, काम खत्म, बन गया प्रोडक्ट। तो ये कहलाती है इंटरमीडिएट स्टेट थ्योरी या इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। आइए छोटा कर देता हूं, दोनों को एक साथ दिखा देता हूं। लीजिए, दोनों आपके सामने एक साथ है। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऊपर बनी है, इंटरमीडिएट स्टेट थ्योरी नीचे बनी है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, कुछ भी ऐसा खास नहीं है यहां पर। क्लियर? यहां तक कहीं कोई डाउट हो बताइए। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ के बात कर रहा हूं दो चीजों की, एक्टिविटी कैटेलिस्ट की और सिलेक्टिविटी। सबसे पहले नंबर पर अगली हेडिंग है एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की बात करें, जिसमें हम लोग निकेल को लेते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन सब को लेते हैं, उसकी बात करें। हाइड्रोजिनेशन सिंपल किसी के साथ भी हो, अमोनिया का हाइड्रोजिनेशन करा रहा हूँ, ठीक है, अमोनिया का तो होता है नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन का हाइड्रोजिनेशन, किसी का भी हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, सबके लिए कहते क्या होता है, एक्टिविटी इंक्रीज होती है फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11, यानी ग्रुप नंबर 5 से ग्रुप नंबर 11 तक इन पीरियोडिक टेबल। अब फिफ्थ ग्रुप याद है तुम्हें कौन सा है? पहला ग्रुप कौन सा है? एल्केली मेटल। दूसरा ग्रुप कौन सा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तीसरा ग्रुप कौन सा है? याद है? स्कैंडियम वाला। चौथा ग्रुप कौन सा है? टाइटेनियम वाला। पांचवा ग्रुप कौन सा? क्रोमियम वाला ग्रुप। ठीक है, क्रोमियम, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। फिर मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने, याद आया? कोई नहीं कुछ तक, जाने नहीं, यानी 11 तक। इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। मेटल्स लिख देता हूं, मेटल्स या मेटल्स भी क्या लिखता हूं? ट्रांजिशन मेटल्स लिख देता हूं, ज्यादा आसान, अच्छा लगेगा, पहचान में आएगा। ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर? एंड साथ ही साथ एंड इट इज मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम है फॉर 7th टू 9th ग्रुप। सबसे ज्यादा इसमें होती है ड्यू टू मैक्सिमम एडजॉर्प्शन, क्योंकि इसमें एडजॉर्प्शन बहुत हाई होता है फॉर। और ये जो एडजॉर्प्शन है, ये भी सुन ले भाई, अभी सिखाया था, ये जो एडजॉर्प्शन होता है ना, ये एडजॉर्प्शन भी कौन सा है पता है? केमीजॉर्प्शन। ये भी याद रखना है, कौन सा एडजॉर्प्शन है? केमीजॉर्प्शन। मैक्सिमम एडजॉर्प्शन किसके लिए है बच्चा? फॉर हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कभी क्वेश्चन पूछ ले, अब 7th और 9th ग्रुप के बीच का कोई भी मेटल दे दे, ट्रांजिशन मेटल, उसकी मैक्सिमम होगी, याद रखिए क्या? कैटेलिटिक पावर। तो एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट ऐसे होती है, यानी क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स में ही ढेर सारे मेटल्स हैं, और हर मेटल्स की जो एक्टिविटी है, कैटेलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। ग्रुप 5 की कम है, 6 की उससे ज़्यादा, 7 की सबसे ज़्यादा, 8 की सबसे ज़्यादा, 9 की बहुत ज़्यादा, फिर 10 की थोड़ी कम, 11 की और कम, ऐसे करके कम ज़्यादा होती रहती हैं।
तो ये कहलाती है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा टर्म एक और आता है जिसे कहते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सिलेक्टिविटी यानी हम कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। समझिएगा, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बड़ा आसान है इसे समझना। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, रिएक्शन से समझूंगा, और हमारी रिएक्शन सिंपल सी है, CO प्लस 3H2। ध्यान से देखिएगा, पहली इसी रिएक्शन में छोटा सा चेंज, CO प्लस 2H2 दूसरी, एंड CO प्लस H2 तीसरी। देखो ये मत देखना कि हाइड्रोजन 3 है, 2 है, 1 है, बस तुम रिएक्टेंट देखो, CO प्लस H2, CO प्लस H2, CO प्लस H2 इन ऑल, सभी में सेम रिएक्टेंट्स हैं। ध्यान से देख लीजिए, हमने रिएक्टेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब पहली रिएक्शन में हम इसे गर्म करते हैं निकेल की प्रेजेंस में। जब गर्म करते हैं बेटा, इट गिव्स CH4 प्लस H2, हमें ये मिल जाता है। दूसरी वाली रिएक्शन में आइए, इस रिएक्शन को हम कराते हैं जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड के साथ। जब गर्म करते हैं तो बन जाता है मैथिल अल्कोहल। नीचे वाली में हम केवल कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो पहले मैथिल अल्कोहल ही बना होगा और बाद में वो अपने आप चेंज हो जाता है डिहाइड्रोजिनेट होके फॉर्मेल्डिहाइड में। तो देखिएगा, तीनों में रिएक्टेंट सेम है, पर जैसे ही हमने कैटेलिस्ट चेंज किया हमारी प्रोडक्ट्स बदल गए। तो हमें सिलेक्शन देखना है कैटेलिस्ट का प्रोडक्ट बनाने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसके लिए एक सिलेक्टिविटी होती है, एक कैटेलिस्ट को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा कैटेलिस्ट हमारे लिए सूटेबल है किस रिएक्शन के लिए। तो इसे कहा जाता है सिलेक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो बताइए। क्या आपको समझ में आई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिविटी? इसमें कोई लाइन लिखनी है तो लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ कैटेलिस्ट, इट इज द, आप लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसकी एबिलिटी है? इट इज एबिलिटी ऑफ कैटेलिस्ट, यानी सिलेक्टिविटी कैटेलिस्ट की एबिलिटी है। यानी आपको कैटेलिस्ट देखना है बेटा कि कौन सा कैटेलिस्ट लेंगे, यही डायरेक्ट करेगा टू डायरेक्ट द रिएक्शन फॉर या टू गिव या फॉर द प्रोडक्ट, यानी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसके लिए डायरेक्ट कर रहा है कौन? कैटेलिस्ट। ये लोगे तो ये बनाऊंगा, ये लोगे तो ये बनाऊंगा, ये लोगे तो ये बनाऊंगा, कुछ नहीं लोगे तो कुछ नहीं बनाऊंगा। तो कैटेलिस्ट डायरेक्ट कर रहा है बेटा, क्लियर? तो ये कहलाती है सिलेक्टिविटी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब दो बातें और सीखते हैं। पहले चला जा भाई, चलिए दो बातें और सीखते हैं। एक वर्ड होता है, सुना होगा, बड़ा कॉमन सा शब्द है, शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट। शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट, ये क्या होते हैं? सुनिए, दे हैव मैनी पोर्स, यानी होल कह सकते हैं, पोर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। इनके पास पोर्स पाए जाते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के, ठीक है। उससे सर क्या होगा? उससे ये होगा, एग्जाम्पल सबसे कॉमन जियोलाइट्स, सबसे आसान एग्जाम्पल है शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट का। अब देखिएगा क्या मतलब है, ये मेरे पास एक कैटेलिस्ट है, ध्यान से देखना, और इसमें ये पोर्स हैं, ठीक, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप के। अब हमने इस कैटेलिस्ट को किसी रिएक्शन में डाला। अब यदि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो इस शेप का है तो इसमें आके सेट हो गया, इस शेप का है तो इसमें आके सेट हो गया, इस शेप का इसमें हो गया, इस शेप का इसमें हो गया, और एक प्रोडक्ट फॉर्म किया सेम शेप का और बाहर निकाल दिया। तो ये एक ऐसा कैटेलिस्ट है जिसके अंदर क्या है, ढेर सारे पोर्स हैं, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के, जिनमें ये ढेर सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं, कैटेलाइज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वो प्रोडक्ट बाहर निकल आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बेटा, जियोलाइट्स।
जियोलाइट्स क्या होते हैं? दे हैव हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इनका हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनी कॉम्ब समझते हैं भैया? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता देखा है कभी? ना देखा हो तो देखना, उसमें होल्स होते हैं ढेर सारे, कभी ध्यान से देखना। उसके सारे जो होल्स होते हैं वो आइडेंटिकल एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। ढेर सारी टाइप की सीव्स पाए जाते हैं। सीव मतलब जगह पाई जाती है उसके अंदर। जैसे एक होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, जियोलाइट जानते हैं वैसे क्या होता है? जियोलाइट बचपन में कभी पढ़ा था, हार्डनेस ऑफ वाटर में, याद दिलाओ। कॉमन जियोलाइट का फार्मूला याद करिए, Na2Al2 Si2O8। ये एक फार्मूला था जियोलाइट का, कॉम्प्लेक्स फार्मूला। कुछ याद आया? ऐसे बनते कैसे थोड़ी देर में बता रहा हूँ, कैसी जगह आती है वो भी अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर। तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन जियोलाइट्स के पास। जैसे इसी में एक जियोलाइट है, एग्जाम्पल ZSM5, जियोलाइट ऑफ मॉलिक्यूलर सीव। पांच टाइप के मॉलिक्यूलर सीव से 5 डिफरेंट टाइप के इसके अंदर पोर्स हमें नजर आएंगे। ठीक, इट इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बहुत सारे कामों के लिए, फॉर क्रैकिंग और भी ढेर सारे। देख, जैसे हमारे पास एल्कोहल है, कौन है? एल्कोहल, ये रहा। और आपने कैटेलिस्ट डाल दिया क्या? ZSM5, ये तुरंत कन्वर्ट हो गया किसमें? गैसोलीन में। गैसोलीन नहीं जानता रे? पेट्रोल में। ये ले। इसके अलावा क्या करा सकते हैं? और भी काम करा सकते हैं। जैसे इनको यूज कर सकते हैं किस काम के लिए? कैन बी यूज्ड फॉर क्रैकिंग, यानी हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। आल्सो यूज फॉर आइसोमराइजेशन, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए। बहुत सारे कामों के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें आप नाम देते हैं। अब जरा स्ट्रक्चर पे देखना चाहते हैं, इसके स्ट्रक्चर हैं कैसे, जियोलाइट्स कैसे बनते हैं। तो देखिए, जियोलाइट्स में हम करते क्या? सिलिका जानते हैं बेटा? सिलिका SiO2 का होल है। हम इसमें से कुछ Si को माइनस कर देते हैं और इसकी जगह कुछ एल्यूमिनियम को इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, मैंने कुछ Si को इंसर्ट कराया। पहले जरा SiO2 का स्ट्रक्चर देख लें एक बार, है क्या? SiO ऐसी होता था ना, Si जुड़ते चले जाएंगे ऐसे। ये है SiO2 का नेटवर्क स्ट्रक्चर। आपने क्या किया, यहां से सपोज एक Si को यहां से हटा दिया और इस Si की जगह यहां पर हम लगा देते हैं एल्यूमिनियम को। कलर थोड़ा अलग से नजर आए, ये हमने लगा दिया एल्यूमिनियम को। अब ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम बनाता है 3 बॉन्ड, जिसके कारण इस पर आ जाएगा एक माइनस, और इस माइनस को खत्म करने के लिए कुछ कैटाइन चाहिए होंगे, जैसे सोडियम। इसीलिए सोडियम था फॉर्मूले में। क्लियर है? बाकी ऑक्सीजन है जैसे है। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो जब ये आ गया होगा तो एल्यूमिनियम का साइज और सिलिकॉन का साइज बिल्कुल सेम तो नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले जो वॉइड पोर रहे होंगे वो अलग साइज के रहे होंगे। एल्यूमिनियम के आने से पोर्स का साइज बदल गया होगा। सोडियम भी कहीं कहीं बीच बीच में आ गया होगा, इसने भी पोर का साइज बदल दिया होगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट शेप के साइज के पोर्स जनरेट हो गए होंगे। ठीक है, और वो जो पोर्स होंगे वही एडजॉर्प्शन करेंगे किसका? रिएक्टेंट का, और उसे किसमें बदल देंगे? प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से ये शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट काम करते हैं। क्या बेटा बात समझ में आई है? क्या होते हैं जियोलाइट्स या शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट? चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक लास्ट कैटेलिस्ट से और मिल लेते हैं, जिन्हें हम बोलते थे एंजाइम कैटेलिस्ट। एंजाइम कैटेलिस्ट क्या होता है? इसको सभी जानते हैं, बायो के बच्चे हैं। बस मैं केवल लिख देता हूं कि दीज आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स मेनली, जो क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स होते हैं। और ये वेरी
selective catalyst for biological reaction. बायोलॉजिकल रिएक्शन में ये बड़े सिलेक्टिव कैटेलिस्ट होते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट भी कहा जाता है। बड़े सिलेक्टिव होते हैं बेटा। सिलेक्टिव कैसे होते हैं ये भी आपको 2 मिनट में मैं सिखाता हूँ। कुछ ऐसे सिलेक्टिव होते हैं, देखिएगा। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास यूरिया है, ये और हम इस यूरिया को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो यहां हम केवल और केवल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे यूरिएस कहते हैं। और ये ऐसे टूटेगा, H इधर O इधर, क्या बनेंगी 2 अमोनिया जी और प्लस क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इतना स्पेसिफिक और सिलेक्टिव है कि यदि आप यहाँ इसके अलावा किसी और को लेना चाहें तो नहीं ले सकते। इसका मतलब दे आर वेरी सिलेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड, चलो इसी से लिख देता हूं, एंड हाईली स्पेसिफिक। और कैसे होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं, which can works at optimum temperature of 25 degrees Celsius to 37 degrees Celsius and at pH range 5 to 7, 5 से 7 pH रेंज पे काम करते हैं, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। यदि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो इन एंजाइम कैटेलिस्ट की जो इफेक्टिवनेस होती है वो बहुत कम हो जाती है, याद रखिए। कुछ समझ में आया? ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, मेनली प्रोटीन्स होते हैं, बड़े सिलेक्टिव कैटेलिस्ट होते हैं फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड हाईली स्पेसिफिक, और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं, और पीएच रेंज जो इनकी होती है बेटा वो हमेशा 5 से 7 के बीच में होती है, यानी इसी पीएच पर ये सबसे अच्छे से वर्क कर पाते हैं, पक्का। और कभी कभी क्या होता है, हम इनमें प्रमोटर्स भी डिला देते हैं। इनके लिए कहते हैं कुछ मेटल कैटायंस। कौन बेटा? मेटल कैटायंस। कौन कौन से मेटल कैटायंस होते हैं जरा इससे मिलिएगा। जैसे कॉपर, जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीज, जैसे कोबाल्ट, ये सारे के सारे इनके लिए किसका काम करते हैं बेटा? प्रमोटर्स का काम करते हैं। कहते हैं मेटल कैटायन ये किसके लिए क्या होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं। इनकी प्रेजेंस में ये अच्छे कैटेलिस्ट हो जाते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं ना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। इसको याद करने का भी एक तरीका है, देखो ऐसे याद रखना। क्यों ना माने कोई, क्यों कॉपर ना माने कोई, क्यों ना माने कोई, ऐसे याद रखने का दिखाई पड़ा तो मैंने बोल दिया। जैसे आइए, एक एमाइलेस होता है, याद होगा एमाइलेस। ठीक, यदि आप इसमें थोड़ा NaCl मिला दें तो ये Na+ आ गया। ठीक, ये क्या है? कैटालिटिक प्रमोटर। तो ये क्या करता है? इंक्रीज इट्स एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है एमाइलेस की। ये खास बात होती है। यानी जो मेटल कैटायंस हैं ये इनके लिए किसका काम करते हैं? प्रमोटर्स का काम करते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक ज्ञान की बात, कहते हैं दीज आर हाईली सिलेक्टिव, ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं, हाईली सिलेक्टिव, सो फॉलोज की लॉक सिस्टम। इसलिए की लॉक सिस्टम या की लॉक पैटर्न को फॉलो करते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ की लॉक पैटर्न या की लॉक सिस्टम? की लॉक सिस्टम का मतलब होता है जैसे ताला है, उसे उसी की चाबी से खोला जा सकता है, दूसरी चाबी से नहीं खोला जा सकता। अब वो अलग बात है, 3 चाबियां पर तीनों हैं सेम, तो एक ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, एक सिलेक्टिव की होती है बेटा, उसी से वो खुलता है, दूसरी से नहीं खुलता। इसी तरह से क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास इस शेप का कोई एंजाइम कैटेलिस्ट था, इसका शेप बदलना पड़ेगा।
इस शेप का कोई एंजाइम कैटालिस्ट था, ठीक ना। अब सामने से देखना, ये तुम्हारा रिएक्टेंट आया, जैसे ही आया देखो मारे खुशी के उछल पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल इसी के जैसे, ये भी खुश हो गया और देखो दोनों मिल गए और हमें पता ही नहीं चला। ऐसा था ना। और जैसे ही आया देखो ये इसमें आके क्या हो गया, बढ़िया से सेट हो गया ना। तो ये क्या है कि ये है लॉक, इसमें जाके फिट हो गया, बन गया। अब बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो की लॉक सिस्टम इस टाइप की होती है जैसे आपको नजर आ रहा है। अब इसे मैं एक रिएक्शन के थ्रू दिखाऊं यदि आपको, तो देखिएगा कैसे देख सकते हैं। एक रिएक्शन के थ्रू दिखाऊं, जैसे ध्यान से सुनना, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट है। सबसे पहले ये सबस्ट्रेट आया और एंजाइम में आके सेट हो गया, ऐसे एक ट्रांजिशन स्टेट बना ली। उसके बाद क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है ई और एस के बीच में, ये अपने आप निकल जाएगा थोड़ी देर के, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंजाइम हो गया अलग और ये जो सबस्ट्रेट था ये अलग हो गया और किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट। लीजिए यही की लॉक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो ये होती है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इनके एग्जाम्पल्स, तो मैं चाहूंगा इनके जरा कुछ एग्जाम्पल्स लिख। वैसे सब आपके पढ़े हुए हैं, बस मैं केवल लिख रहा हूं केवल फॉर्मेलिटी के लिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके एंजाइम कैटालिसिस के। पूजा भाई आइए इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपको याद हो शुगर C12 H22 O11, कैन शुगर को हम फर्मेंटाइज करते थे, कुछ याद है किसकी प्रेजेंस में, इनवर्टेस की प्रेजेंस में। और ये इन्वर्टेस किस में पाए जाते हैं, लिविंग सेल, जैसे ईस्ट में पाए जाते हैं। क्या बनाते थे याद है, C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज। तो इसमें एक बनता है G फॉर ग्लूकोज, दूसरा बनता है F फॉर फ्रक्टोज। अब मान लीजिए आपको गलती से C6H12O6, ये कौन है, ग्लूकोज। अब हम इस ग्लूकोज को फिर से फर्मेंटाइज करना चाहते हैं, किसमें, याद करिए, एल्कोहल में। ग्लूकोज को प्लस क्या बनाएंगे, साथ में बैलेंस करने के लिए CO2। लीजिए फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो बताइए यदि ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है इसमें, तो किसे इस्तेमाल करते थे, याद है, जाइमेस को। किसे इस्तेमाल करते हैं, जाइमेस को। तो ये बड़े स्पेसिफिक हैं। देखिए ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना है जाइमेस, केन शुगर से ये बनाना है इनवर्टेस। क्या सर और भी होते हैं, और भी देख लेते हैं एक आध दो। जैसे सपोज करिए स्टार्च है आपके पास, C6H10O5 का होल N, व्हाट इज हियर, स्टार्च। हमने माल्ट या किसी से भी ले लिया, इसे भी हाइड्रोलाइज कराया। स्टार्च को किसकी प्रेजेंस होती है, डायस्टेस की, डायस्टेस की। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, C12H22O11, इस शुगर में, जिसे बोलते थे माल्टोज, माल्टोज में। अब मान लीजिए कल आप कहें कि सर हम माल्टोज को भी बदलना चाहते हैं, अब माल्टोज ही ले रहा हूँ पर्टिकुलर, याद रखना C12H22O11। यदि ये माल्टोज है और आप इसका फर्मेंटेशन करा रहे हैं, तो यहाँ केवल और केवल C6H12O6 दो बार केवल ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ओनली, यहाँ फ्रक्टोज नहीं बनता है। और यहाँ पे आप जिसे इस्तेमाल करेंगे वो कौन होगा, माल्टेज। कौन होगा बेटा, माल्टेज। क्या समझ में आए हैं ये कैटालिस्ट मैंने कैसे इस्तेमाल करें। जैसे यदि हम और एक एग्जाम्पल लें थोड़ा नेचुरल सा, सपोज करिए आपके पास ये वाइट मिल्क है, क्या है ये, मिल्क, और मैं इस मिल्क को कन्वर्ट करना चाहता हूँ कर्ड में। तो मैं एक बैक्टीरिया या एंजाइम्स इसमें डालना चाहता हूँ, तो बैक्टीरिया मान लेता हूँ कोई डालना चाहता हूँ। तो याद होगा आपने बचपन में पढ़ा होगा भैया, लैक्टोबैसिली। इसे मिला देते हैं, तो लैक्टोबैसिली क्या करता है, इस मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे स्टमक के अंदर जो भी हम खाते पीते हैं प्रोटीन्स, उन्हें हम डाईपेप्टाइड्स में ब्रेक करते हैं, याद है किसकी मदद से, पेप्सिन की मदद से। और डाईपेप्टाइड को फिर इंटेस्टाइन पेनक्रियाज से आपको एक चीज़ मिलती थी, याद है आपको, ट्रेप्सिन।
वो ट्रेप्सिन किस में कन्वर्ट कर देता था, उसे अमीनो एसिड्स में। ये सब लिखा है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री का काम नहीं है। तो लीजिए, ये थी आपकी कैटेलिसिस, अपनी थ्योरीज, अपनी टर्म्स, अपनी डेफिनेशंस के साथ खत्म होता है। इतना कैटेलिस्ट था बेटा। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर आ जाएंगे, इट इज कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइड्स। ठीक, आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद।